क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो मेदोपाचक जो रहता है ना, या हमारा जो ये बताया है विषम ज्वर के काढ़ा है, उसमें चतुर्थ नंबर का जो क्वाथ है, उसमें से मेदोपाचक है। इसको ऐसे तृतीयक ज्वर का काढ़ा भी बोलते हैं। तृतीयक ज्वर का मतलब यह होता है जो मेदो धातु का ज्वर होता है, जो एक दिन आज आ रहा है, उसके बाद में कल नहीं आ रहा और परसों आ रहा है। मतलब एक दिन बीच लगा के जब आता है जो ज्वर, तीसरे दिन जो आता है उसको तृतीयक ज्वर बोलते हैं। तो यह तृतीयक ज्वर का पाठ आचार्य पुनर्वसु आत्रेय जी ने अपने शिष्य अग्निवेश को बताया, और उन्होंने ये हमको जो चरक संहिता दी है उसमें ये लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 200 देखेंगे ना, तो उसमें चिकित्सा स्थान में सब बताया गया है। तो अब इसमें होता क्या-क्या है? कंटेंट्स अगर देखते हैं, तो मेदोपाचक जो रहता है, जो मेदो धातु का जो ज्वर रहता है, उसको शमन करने के लिए जो मेडिसिन बताया है, तो उसमें ऐसा बताया कि किरातिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। मतलब किरातिक्त है, गुडुचि है, फिर चंदन है और विश्व भेषज मतलब शुंठी है। ये 4 द्रव्य जो रहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन जो रहता है, वह मेदो धातु का ज्वर को ठीक कर देता है। अब मेद धातु जो है, उसका पहले हम लोग कार्य देखेंगे, फिर मेदोगत ज्वर जो रहता है, उसमें क्या-क्या सिम्पटम रहते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस देखेंगे और ये कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले मेद धातु जो है शरीर में, उसका कार्य क्या है? तो मेद धातु जो है ना, वह जिस तरह से वजन का काँटा होता है, तो 3 धातु इधर है, 3 धातु इधर है। तो मेद धातु जो है वो बैलेंस करता है हमारे शरीर को। जैसे रस, रक्त, मांस, ये पहले के धातु है, बीच में मेद है और उसके बाद में अस्थि, मज्जा, शुक्र है, वो बाद के धातु है। तो मेद धातु जो है ना, वो बैलेंस करता है हर चीज़ को। और मेद धातु का मूल स्थान क्या बताया है? तो वृक्क और बपा वाहन बताया है। जो भी इंसान ना जहाँ पर अग्नि रहता है, जैसे आप लोग एक इमेजिन करिए कि जैसे पानी का इंजन होता था पहले, जो ट्रेन को खींचता था। तो पानी का इंजन जब होता था तो कोयला डालते थे और लकड़ी डाल के और उसको पानी का भाप बनाया जाता था और वो ट्रेन को खींचता था। और तो इसीलिए क्या होता था कि वहाँ पर स्टोरेज करने के लिए एक गोडाउन टाइप एक बोगी बनाया जाता था, जिसमें कोयला और लकड़ी ये डाल के रखा जाता था। इसी तरह से ईंधन की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से जब अग्नि है हमारा, नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है, वहाँ पर अग्नि का स्थान बताया है। तो वहाँ पर जब ना ये ईंधन बनाने के लिए मेद धातु जो रहता है, वह सभी तरह से मतलब वहाँ पे आश्रित रहता है और इसीलिए मेदोवत स्रोतस का मूल स्थान क्या बताया, तो वृक्क बताया और वपावन बताया कि जब भी इमरजेंसी में अग्नि की ज़रूरत होगी, तो ईंधन वो मेद धातु से ले लेगा। लेकिन यह जब मेद धातु बहुत ज़्यादा बनने लगता है शरीर में, तो फिर ना पेट निकलने लगता है, तोंद निकलने लगता है और बपा वाहन वगैरह सब एरिया में ओमेंटम जो बोला जाता है, वहाँ पर मेद धातु का बहुत ज़्यादा संचय होने लगता है। अब क्या हो रहा है कि अब मेद धातु जो है, उसका कार्य प्राकृत अवस्था में क्या बताया है? हमारे आचार्य ने क्या बताया? तो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि मेद धातु जो है, वो स्नेहन का कार्य करता है। सभी धातुओं में स्नेहन का कार्य अगर कम पड़ गया तो मेद धातु क्षय होने लगता है, मेद धातु कम पड़ने लगता है। तो यह स्नेहन इंटरनली जो नेचुरल वे में स्नेहन ज़रूरी है। जैसे हार्ट पंप कर रहा है, किडनीज़ अपने काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहा है, तो सभी को ना स्नेहन चाहिए। हमारे हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे रुक्षता ना आ जाए, इसलिए स्नेहन की ज़रूरत होती है, तो वो मेद धातु वो काम करता है। दूसरा मेद धातु जो रहता है, वो शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करता है। कि हमें हम लोग को ना जैसे टेबल से चोट ना लग जाए, हमको दरवाजे से चोट ना लग जाए। यह सारा कार्य कौन करता है? मेद धातु शॉक अब्ज़ॉर्बर का काम करता है। इसलिए बोला जाता है कि दृढ़त्व देता है। नहीं तो अगर मेद धातु नहीं रहेगा, तो शरीर में मांस धातु भी अगर सूख जाए तो कभी भी फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। मेद धातु शॉक अब्ज़ॉर्बर रहता है, तो इसलिए दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब अस्थि को और मांस को जो बल देता है, दृढ़ता देता है, वो मेद धातु है। दूसरा स्नेहन करता है, ये मैंने बता दिया। फिर स्वेद प्रवृत्ति जो है, वो मेद धातु के आश्रित ही रहती है। जैसे मेद धातु का मल क्या है? तो स्वेद है। तो इसीलिए ना मेद धातु जो है, अगर इम्बैलेंस हो रही है तो अतिस्वेद प्रवृत्ति हो जाएगी या अस्वेद प्रवृत्ति हो जाएगी, जैसा कि कुष्ठ रोग में होता है, अस्वेदनम वगैरह बताया, तो वहाँ पे मेद धातु की विकृति रहती है। उसी तरह से अस्थि की पुष्टि करना, अस्थियों को जो पोषण करना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि धातु को जो पुष्टि करता है वो मेद धातु ही करता है। अगर मेद धातु की विकृति आ रही है तो अस्थि धातु की भी पुष्टि नहीं होगी। इसीलिए ना इसका रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी तरह से नेत्र को और गात्र को
पूरी तरह से आर्द्र बना के रखना। आँखें जो है वो ना कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए हमारी। आँखों आँखें जो है ना वो हमेशा गीली रहनी चाहिए, मतलब आर्द्र रहना चाहिए। तो उसमें स्निग्धता जो लाता है, वो कौन लाता है? तो मेद धातु लाता है। और पूरा बॉडी में स्निग्धता कौन लाता है? तो वह मेद धातु लाता है। तो यह प्राकृत अवस्था में मेद धातु का कार्य होता है। अब मेद धातु जो है, वो किस फॉर्म में रहता है हमारे शरीर में? तो प्रमेह अगर हम लोगों ने देखा, प्रमेह निदान में बताया है बद्ध और अबद्ध में अगर यह दूषित हो रहा है कफ दोष की वजह से और बहुत ज़्यादा द्रवता भी आ रही है, बहुत ज़्यादा लिक्विड अनवांटेड लिक्विड बहुत ज़्यादा शरीर में जमा हो रहा है, शरीर में शिथिलता आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रमेह की संप्राप्ति होने लगती है। तो अब बद्ध मेद क्या होता है और अबद्ध मेद क्या होता है? तो बद्ध मेद जो रहता है ना, वो डिपॉज़िट हुआ रहता है सब शरीर में। जैसे हमारा चेहरा है, चेहरा के अंदर स्किन के अंदर क्या है? तो मेद धातु है। मेद धातु जो रहता है वह परमानेंट डिपॉज़िट होके जो रहता है, उसको बोलते हैं बद्ध। मतलब वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है मेद के, फैट के मॉलिक्यूल्स है एडिपोज टिश्यू के, वह ना कॉम्पैक्ट करके और वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बद्ध। ऐसे किडनीज़ के ऊपर भी मेद धातु रहता है, लीवर में भी रहता है, स्प्लीन में भी रहता है, हार्ट में भी रहता है। वह क्या करता है कि परमानेंट वहाँ पे डिपॉज़िट हुआ रहता है और उसको बोलते हैं हम लोग फैट्स का जो डिपॉज़िट होता है उसको बोलते हैं बद्ध मेद धातु। और अबद्ध मेद धातु क्या रहता है जो ये नहीं होते मतलब बॉन्डिंग बना के जुड़ते नहीं है, वह सर्कुलेट होते रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है तो ये कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारा, मैं आप लोगों की भाषा में समझ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वह अबद्ध रहता है। वह अगर ज़्यादा बढ़ गया, विकृत स्वरूप में होने लगा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो लिपिड है, वो अगर वो विकृत होके बहुत ज़्यादा बन गया तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। उसी तरह से एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल ये जितने भी रहते हैं ना, ये सब क्या है अबुद्ध मेद है। यह मतलब जुड़ के एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो मोबाइल रहते हैं, मतलब चारों ओर घूमते रहते हैं। इस तरह का बद्ध और अबद्ध इस तरह का मेद रहता है। अब मेद धातु के हम लोग और आगे देखेंगे, तो मेद धातु जो रहता है ना, उसके अगर ज्वर आ जाए, मेदोस्थित ज्वर जब आने लगे, तो क्या होता है? क्योंकि हमारा ये विषय है मेदोपाचक। तो मेदो धातु में जो भी ज्वर आ गया है, वहाँ पे दोष दूषक समूर्छना हो गई है और ज्वर मेद धातु में चला गया है। तो उसके वजह से क्या-क्या हो सकता है? तो इसमें ना जब मेदो का ज्वर रहता है, जो तृतीयक ज्वर बताया है, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अति स्वेद प्रवृत्ति होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। दूसरा बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अब जितना पसीना निकलेगा, बॉडी का फ्लूइड निकलेगा, पसीने की तरह से पर्सपिरेशन, स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। क्या सिम्पटम लगता है कि प्यास लग रही है और बहुत ज़्यादा श्वेत प्रवृत्ति हो रही है। उसी तरह से पूरे बॉडी से एक बैड ऑडर मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि जहाँ-जहाँ स्वेद रहेगा और स्वेदवश स्रोतस अगर दूषित हो रहा है, तो वो ना बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी कर रहा है। तो इसलिए बहुत गंदा स्मेल आता है, मेदों का ज्वर अगर रहेगा तो। उसी तरह से वॉमिटिंग होती है, उल्टी आने लगती है, तब भी मेदों का ज्वर रहता है और शरीर में थकावट आती है, जिसको हम लोग ग्लानि बोलते हैं। बिना कुछ काम किए ही ना शरीर थक जाता है। एक्सेसिव जो लेथार्जिक फीलिंग होती है, गिडीनेस फील होता है और क्लम होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, तो वो मेदो धातुगत ज्वर की वजह से होता है। उसी तरह से अन्न में अरुचि होना, अन्नाभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करता है। मतलब मेद धातु में अगर ज्वर चला गया है, तो उसकी वजह से अन्नाभिलाषा होती है। खाना खाने का बहुत बिल्कुल भी मन नहीं होता है। भले आप उसके सामने कितना भी टेस्टी-टेस्टी चीज़ रख दीजिए, वह खा नहीं पाएगा। दूसरा उसको ना कुछ भी चीज़ सहन नहीं होता है। मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और इसीलिए उसको बोलते हैं अरति। मतलब माइंड जो रहता है ना डिस्टर्ब रहता है, इरिटेटेड माइंड जब रहता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसको बोलते हैं अरति। तो ये मेदो धातु का एक सिम्पटम रहता है कि इसमें अरति होता है। उसी तरह से पेशेंट जो रहता है, मेदो धातु का अगर ज्वर रहे, तो पेशेंट प्रलाप करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़बड़-बड़बड़ इर्रेलेवेंट टॉकिंग करने लगता है। उसके बाद में ये मूर्छा आने लगती है। वो पेशेंट जो रहता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको बेहोशी की सिम्पटम आने लगती है। दूसरा है कि पेशेंट को मेदो धातु का अगर ज्वर रहे, तो उसकी वजह से खुद का स्मेल उसको सहन नहीं होता है। उसको इतना ज़्यादा दुर्गंध आने लगता है, इतना दुर्गंध आता है कि खुद से वॉमिटिंग आने लगती है। तब मेदो धातु का ज्वर के में ऐसा सिम्पटम दिखता है और हमेशा ही पेशेंट को वॉमिटिंग आती है। हर चीज़ से वॉमिटिंग आने लगना, ये सब मेदो धातुगत ज्वर में ये सिम्पटम दिखता है। अब आते हैं हम लोग यह मेदोपाचक, उसमें क्या बताया तो किरात तिक्तम। अब इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं कि किरात तिक्तादि वात।
या किरातिक्तादि वटी, ऐसा बोलते हैं। तो किरातिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। किरातिक्त जो रहता है वह चिरायता को बोलते हैं। फिर अमृता मतलब गुडुचि को बोलते हैं। फिर चंदन मतलब चंदन होता है, और विश्व भेषज मतलब शुंठी होता है। तो ये 4 घटक द्रव्य इसमें रहते हैं, तो यह 4 घटक द्रव्यों को माना जाता है। दूसरा एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर मेदो धातु का ज्वर अगर ये बढ़ जाए तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। मैं पहले ये बताता हूँ कि मेदो धातु का जो ज्वर रहता है, वो एक दिन छोड़ के आता है, मतलब आज आया, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तो ये मेद धातु का ज्वर रहता है। अब इसका जो इसमें जो मेडिसिन है, किरातिकम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब किरात तिक्त है, वो तिक्त रसात्मक रहता है। उसमें आकाश और वायु महाभूत प्रधान रहता है। का आधिक्य रहता है। तो इसीलिए क्या करता है, अब आम की उत्पत्ति है। आम कैसा रहता है शरीर में, अग्निमांद्य उत्पन्न होने की वजह से आम कैसा रहता है, संघटना अगर देखेंगे तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान रहता है। तो उसके अपोजिट पृथ्वी और आप को सुखाने वाला कैसा चाहिए, तो आकाश और वायु महाभूत प्रधान तिक्त रसात्मक द्रव्य चाहिए जो आम का पचन करे। इसीलिए ना यहाँ पे किरातिक का योजना किया गया। और मेद धातु भी कैसा है, तो स्निग्ध है बहुत ज्यादा, आम के सदृश है, कफ के सदृश है, इसलिए यहाँ पर तिक्त रस की योजना की है, तो आकाश और वायु महाभूत प्रधान है। दूसरा है कि गुडुचि, गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्निदीपनी दोषराम त्रिदोषांश मेह कांक्षांश पांडुताम कामलाकोष्ठ त्रिदोष। ऐसा बताया है कि गुडुचि जो रहता है वो कैसा है, रसायन द्रव्य है। दूसरा कटु तिक्त रसात्मक रहता है और सभी धातुओं पे काम करता है। यहाँ पर धातु घटकों का नाश हो रहा होता है। मृदु धातु का अब क्या है कि मेद जो है वो वजन का जैसे कांटा होता है, 3 धातु आगे रहते हैं, 3 धातु पीछे रहते हैं। तो बीच का जो धातु रहता है वो मेद धातु रहता है। अब यहाँ पर गुडुचि को दे दिया गया है। गुडुचि का यहाँ यह महत्व है कि जहाँ पर भी ज्वर में या फिर कोई भी व्याधि में अगर धातुओं का नाश हो रहा है, तो धातुओं का नाश को कंट्रोल करना, धातुओं का नाश को रोकना, यह काम गुडुचि कर सकता है। और गुडुचि खुद कटु तिक्त रसात्मक है, ज्वरग्न है। इसलिए यहाँ इसकी योजना की है। यह आम का पचन कर देता है। और दूसरा हिरलास जो सिम्पटम आ रहा है, उल्टी आ रहा है, अति स्वेद प्रवृत्ति हो रही है, फिर पेशेंट प्रलाप कर रहा है, ये सारे जो भी सिम्पटम है मेदो धातु का ज्वर, उन सब में जो भी सिम्पटम आ रहे हैं, प्यास लगना, फिर अति स्वेद प्रवृत्ति, दुर्गंधी आना, ये सब गुडुचि कंट्रोल कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। उसी तरह से रस धातु से मेद धातु तक गुडुचि का बहुत अच्छा रोल रहता है। रस धातु को भी अच्छा करता है, रक्त धातु को भी अच्छा करता है, मांस धातु को भी अच्छा करता है, मेद धातु को भी अच्छा करता है। इसलिए अमृता, यह वनस्पति जो है इसका नाम अमृता क्यों है, क्योंकि यह कभी भी नहीं मरती है। इसको कितने भी हजारों साल तक रखेंगे, तो इसी तरह की वनस्पति अगर शरीर में जा रही है, तो सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब सेल जो मर रहे हैं, सेल डेथ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अमृता, जो कभी वनस्पति मरती नहीं है, वह वनस्पति शरीर में अगर जाएगी तो वो सेल को टिका के रखेगी। इसलिए अमृता की योजना की है, जिसको हम गुडुचि बोलते हैं। उसी तरह से चंदन जो है वह तिक्त रसात्मक है, तिक्त मधुर कषाय रसात्मक है और शीत वीर्यात्मक है। तो ये दुर्गंधि को दूर करता है। शरीर में मेदो धातुगत मैंने बताया कि शरीर से इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही है कि पेशेंट को ना अपने से ही बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इतनी गंदी स्मेल आती है, अति स्वेद प्रवृत्ति हो रही है। तो उसको रोकने के लिए शीत वीर्यात्मक चंदन की योजना की गई है। तो चंदन जो है तो दुर्गंध को दूर करता है। और यहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, इसको कम कौन करेगा, तो चंदन करेगा। इसलिए चंदन की योजना यहाँ पर की गई है। उसी तरह से शुंठी, शुंठी इसलिए डाला है जिसको विश्व भेषज बोलते हैं। विश्व भेषज मतलब पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो मेडिसिन है वो शुंठी बताया, क्योंकि श्रेष्ठ आम का पचन करती है, अग्नि दीपन करती है, आम का पचन करती है, और फिर क्या करती है, स्रोतस्सों को भी अच्छा करती है, धात्वग्नि को भी अच्छा करती है, भूताग्नि को भी अच्छा करती है। इसलिए शुंठी को महौषध बोलते हैं या विश्व भेषज बोला जाता है। उसका ये साइंटिफिक रीजन है कि यह आम का पचन करती है, और पूरा जो अपना काय चिकित्सा है वह अग्नि पे डिपेंडेंट रहता है। अग्नि अपना अच्छा है तो शरीर अच्छा है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए शुंठी जो है वो सर्वश्रेष्ठ औषधि है, इसलिए महौषध या विश्व भेषज इस तरह का उसका पर्याय नाम है। तो शुंठी जो है वह क्यों डाला गया है मिथोगत ज्वर में, तो इसका यह सिग्निफिकेंस है कि यह बहुत अच्छा उत्कृष्ट आम आम का पचन करती है, आम बात को भी बहुत अच्छा ठीक कर देती है।
फिर सभी दोषों पे इसका काम रहता है। मतलब रस धातु पे भी अच्छा काम करता है, रक्त धातु पे भी अच्छा करता है, मांस धातु पे भी अच्छा करता है, मेद धातु, अस्थि मज्जा, शुक्र तक इसका गामित्व रहता है। और ये ग्राही भी है, और मतलब जितना भी धातुओं में आम की उत्पत्ति होगी और उस सबको ये पचा देगी, इसलिए शुंठी की यहाँ पर योजना की है। और दूसरा हम अगर देखेंगे संगठना के हिसाब से, तो रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अभी यहाँ धातु ना थोड़ा घट्ट हो रहा है, मतलब सॉलिडिफाई जैसा हो रहा है। इसलिए मेद धातु पे इतना ऐसा दवाई चाहिए जो बहुत ही अच्छे तरह से आम का पाचन करे, क्योंकि उत्तरोत्तर जो धातु है, जैसे रस धातु है वो जलीय है, पूरी तरह से आप महाभूत प्रधान है। रक्त धात रक्त धातु भी जलीय है लेकिन आग्नेय है। उसके बाद में मांस है, वो थोड़ा सा पार्थिवता आ रही है, और मेद और पार्थिवता आ रही है। उसके बाद में अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि तो बहुत ज्यादा पार्थिव है। तो यहाँ पर इस तरह की योजना करनी है कि आम का पचन हो, इसलिए शुंठी की योजना की है। और दूसरा बात है कि मेद धातु अगर विकृत हो जाता है तो कृमियों की भी उत्पत्ति हो जाती है, पेट में कीड़े कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि क्लेद होता है। जहां भी मेद धातु है वहां पे पानी पानी आ जाएगा, और फिर वहां पे ले रहेगा, धातुओं में शिथिलता आ जाएगी। तो इसीलिए ना कृमियों को भी बैलेंस करना है, पृथ्वी और आप महाभूत को भी बैलेंस करना है। इसीलिए किरातिकम, अमृता, चंदनम, विश्व भेषजम, यह चार चीज, किरातिक, अमृता, चंदनम, विश्व भेषजम, इसकी योजना की गई है। उसके बाद में अगर हम लोग और देखते हैं, मतलब इसमें जो भी घटक द्रव्य है वह कैसे आम का पचन करते हैं, स्त्रोतस को शुद्ध करते हैं, मेद धातु का भी पचन करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अब हम लोग यह देखेंगे कि मेद धातु अगर विकृत हो गया, अब हम क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में जाते हैं। मेद धातु अगर विकृत हो गया तो अष्टोनिंदकीय अध्याय में पूरी तरह से बताया गया है कि जो मोटे लोग रहते हैं, मेदस्वी लोग रहते हैं, स्थूल लोग रहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम विमान स्थान में जाते हैं 5वां चैप्टर में, तो उसमें ये 4 हेतु बताए हैं। मेदो व स्त्रोतस की दुष्टि होने के क्या हेतु हैं? तो अव्यायाम, मतलब थोड़ा भी शारीरिक व्यायाम न करना या अव्यायाम करना, यह पहला हेतु है। दूसरा है दीवा स्वाप करना, खाना खा के दिन में सो जाना, या मेदो व स्त्रोतस दुष्टि का दूसरा है। तीसरा है कि मेदस्वी प्राणियों के मांस खाना, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा फैट्स है, जैसे सुअर हो गया, गेंडा हो गया, या फिर आनुप क्षेत्र में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं जो जिसमें फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, वह मेद बहुत ज्यादा खाना, तभी मेदो व स्त्रोतस की दुष्टि का हेतु है। फिर चौथा बताया है कि अति मद्यपान, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको ना ये ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ जाता है, बीएल बढ़ जाता है, और एलडीएल का वैल्यू इम्बैलेंस होता है, एचडीएल का वैल्यू इम्बैलेंस होता है, लिपिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, और फिर ब्लॉकेज होता है हार्ट का। ये सारा चीज तो अपनी संहिता ग्रंथों में बताया ही है, ये सारी संप्राप्ति होती है। तो अव्यायाम करना, दूसरा दीवा स्वाप करना, तीसरा मेदस्वी प्राणियों का मांस, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फैट्स है वह बहुत ज्यादा सेवन करना, और अति मद्यपान, ये चार हेतु की वजह से मेदो व स्त्रोतस दुष्ट हो जाता है। फिर इंसान जब बहुत ज्यादा मोटा होने लगता है तो उसका पेट में चर्बी जमा होने लगता है, गले में चर्बी जमा होता है, स्तनों में चर्बी जमा होता है, बटक्स में चर्बी जमा होता है, तो उसको ना क्या क्या दोष हो जाते हैं। तो अष्टोनिंदकीय अध्याय अगर चरक संहिता में देखेंगे तो उसमें बताया है कि मेदस्वी लोग जो रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं, उन वह जो मेद रहता है वो आयुष्य हर रहता है, मतलब आयु जो रहता है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसको मधुमेह भी हो जाएगा। अब प्रमेह का संप्राप्ति आप लोग देखेंगे तो उसमें बताया कि बद्ध और अबद्ध मेद और कफ दोष की दुष्टि हो रही है वहां पर। दिवा स्वप्नम, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, ऐसा बताया कि दिन भर सोते रहना, दिन में सोते रहना, उसके बाद में कोई व्यायाम न करना और चेष्टा करना, यह सब की वजह से क्या होता है कि शरीर में मेद धातु जो रहता है वो विकृत होता है, और बद्ध और अबद्ध मेद दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और कफ धातु, कफ दोष और क्लेद, यह बहुत ज्यादा जमा होके फिर यह बस्ती प्रदेश में जाता है, और मूत्र जो रहता है वो बिना फिल्टर हुए निकलने लगता है, और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, टिपिकल सिम्टम दिखने लगता है। और फिर कफज प्रमेह के 10 टाइप बताए हैं, सिक्ता में, फिर इक्चुवालिका में, फिर उसके बाद में शीत में, शनेर में, आलाल में, बहुत सारे ऐसे टाइप बताए हैं, 10 टाइप बताए हैं। पित्तज प्रमेह के बताए हैं, जब पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसमें क्या बताया, तो मंजिष्ठ में, हारिद्र में, नील में, ये जितना भी बताया वो पित्त वाला बताया है। उसके बाद में बातज प्रमेय कैसे बताए, तो हस्ती में, वसा में, मज्जा में, मधु में, तो ये जितने भी प्रमेय है वो मेद धातु के ही दृष्टि होने की वजह से होते हैं। तो जो मोटे लोग रहते हैं ना उनको प्रमेय होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और कभी भी प्रमेय हो गया
प्रमेह हो गया तो बीपी भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बस सब भी हो गया तो साइलेंट किलर डिजीज़ होता है और वो पेशेंट कभी भी मर सकता है, तो इसीलिए आयुष्य हर है, या मेद धातु का विकृत होना। उसी तरह से जवोपरोध, वो कोई भी काम करने में ना बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। ऐसे मोटा दिखता है, बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर रहता है। एक कृच्छ वैवाय, मतलब उसको ना सेक्स करना होगा, शुक्र निकालना होगा, तो वो कर नहीं पाता है और करता भी है तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होने लगती है। कृच्छ वैवायता जो रहती है, वो अति स्थूल व्यक्ति में रहती है और इसको अति अष्टौ निंदनीय में बताया, मतलब निंदा करने योग्य बताया है। पेशेंट को ना हम लोग अतिलोम हुआ, अलोम हुआ, उसकी चिकित्सा तो नहीं कर सकते, लेकिन मेदस्वी पुरुष को हम लोग कर सकते हैं। उनका वेट कम करना बहुत ज़रूरी है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, संतर्पण जन्य व्याधियाँ बहुत बढ़ रही हैं। इसीलिए ना ये मेदोपाचक है, इसमें स्थूल जो पेशेंट है, उनको देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। किरातिकम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, यह किरातिक है, गुडुचि है, चंदन है और विश्व भेषज है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से जब दुर्बलता रहती है, मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। दिखने को तो वो बहुत मोटे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा भी चलेंगे ना तो उनका साँस फूलने लगता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो दुर्बलता बहुत ज़्यादा रहती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है। मेद धातु पूरा शरीर में विकृत हुआ रहता है और मेद की धात्वग्नि ही प्रदीप्त होती हुई रहती है। रस अग्नि कम रहती है, रक्त अग्नि कम रहती है, मांस की अग्नि कम रहती है और अस्थि मज्जा मज्जा शुक्र की अग्नि कम रहती है। लेकिन मेद की अग्नि बहुत ज़्यादा विकृत अग्नि बहुत ज़्यादा रहती है और केवल मेद धातु ही बन रहा है। तो इसीलिए ना दुर्बलता बहुत ज़्यादा रहती है। फिर बॉडी से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आते हैं। दुर्गंधता होना भी मेदस्वी लोगों का एक टिपिकल सिम्पटम है कि उनके कपड़ों से बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आता है। दुर्गंधता होना और क्षुधा की मात्रा, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार-बार भूख लगती है। कितना भी खाते हैं तो तृप्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये बताया कि तृप्ति न मिलना, यह भी एक हेतु बताया। तो उनको क्रेविंग होती है, टेम्पटेशन होता है। हर 2 घंटे में, आधे घंटे में उनको बार-बार खाने को ही लगता है। तो यह सारा सिम्पटम है। यह सारे सिम्पटम को मेदोपाचक अगर द्रव्य दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या-क्या है? तो जैसे हमारे पास पेशेंट श्वेत के आते हैं, मतलब ल्यूकोडर्मा के पेशेंट आते हैं, तो ल्यूकोडर्मा में जो सफ़ेद कोढ़ हो जाता है, अगर मेदो धातु का चला गया है, तो उसमें हम लोग वर्णगन, फिर बाकुची का चूर्ण देते हैं, फिर श्वेतसारी रस देते हैं, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन ये सब देते हैं। उसके साथ में आप लोग मेदोपाचक दे दीजिए। तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, इसका गोलियाँ भी मिलती है चूर्ण फॉर्म में, आप लोग काढ़ा बना के भी दे सकते हैं या चूर्ण फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये मेद धातु का जो क्षेत्र पहुँच गया है, वह पूरी तरह से ठीक होने में बहुत आसानी होती है और पेशेंट को जल्दी रिज़ल्ट आता है। उसी तरह से पीसीओडी के प्रॉब्लम रहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, तो वहाँ पर मेदावृत वात रहता है। मतलब मेद आवृत करता है वायु को, या वायु मतलब वायु जो है वो मेद को आवृत करता है। ऐसी संप्राप्ति देखने को मिलती है। उसमें भी अगर मेदोपाचक का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से क्योंकि पीसीओडी में बताया कि ओबेसिटी बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेज़ होने लगते हैं। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए अगर पीसीओडी के कंडीशन में मेदोपाचक पट्टी दे दिया जाए, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, आप लोग दे सकते हैं। फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन रहते हैं, उसमें भी मांसपाचक, मेदोपाचक अगर दे दिया जाए, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। या आर्तव दृष्टि है, अति स्थूलता की वजह से वेट वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेंसेस नहीं आ रहे, अमेनोरिया जैसी कंडीशन है, उसमें भी अगर हमने मेदोपाचक दे दिया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब ये जितना भी या मेदोपाचक जो है, वो क्या-क्या काम करता है, तो मेदोग्न है, मतलब मेद धातु को कम करता है, जो भी विकृत बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। फिर डाययूरेटिक है, मतलब बहुत अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति करता है। किरातिकम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, तो विश्व भेषज जो है, मतलब शुंठी है, वह आम का पचन कर देता है और जो भी क्लेद है शरीर में, वह पूरी तरह से किडनी से फ़िल्टर होके बस्ती प्रदेश से निकल के और फ़िल्टर होके निकलने लगता है। चंदन क्या करता है कि जो भी उष्णता बढ़ी है उसको बैलेंस कर देता है। अमृता है, गुडुचि है, वो रसायन है और आम का पचन कर देता है। किरातिक है, वो रसगत आम का पचन करता है। तो इसी तरह से डाययूरेटिक है, तो इसलिए मूत्र प्रवृत्ति अच्छा कर देता है। दूसरा है कि यह रजः प्रवर्तन करता है। जब किसी न किसी वजह से मेद की वजह से स्त्रोतोरोध हुआ है, आम की वजह से स्त्रोतोरोध हुआ है और मेंसेस नहीं आ पा रहे हैं, तो वह कंडीशन में अगर हमने मेदोपाचक दे दिया, तो मेदोपाचक में इतना अच्छा फ़ायदा होता है कि मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि रजा प्रवर्तनी वटी ही दिया जाए। मेदोपाचक भी दे देंगे ना तो स्त्रोतोरोध दूर हो जाता है और तुरंत ही मेंसेस आने लगते हैं और ये रजा प्रवर्तन करता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से
मेदोपाचक का और भी कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग ना क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को ना वेट लॉस कराना है। वेट लॉस कराना है तो आप लोग आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, फिर चंद्र वटी दीजिए। उसका अनुपान में मेदोपाचक दे दीजिए, तो वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। प्रमेहजन्य संप्राप्ति है जिसमें अविल-मूत्रता, बहुमूत्रता हो रहा है। शरीर में शिथिलता बहुत ज़्यादा हो गई है, शरीर लूज़ पड़ रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसमें आप जो भी दवाइयाँ देंगे, प्रमेह के नाश करने वाली दवाइयाँ देंगे। जैसे प्रमेह कुल्हंतक रस है, प्रमेहांतक वटी है, मधुमेह दर्पहारी रोग रस है, बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं। तो उसके साथ में अगर मेदोपाचक दे देंगे, तो मेद धातु को बैलेंस रहेगा, क्योंकि प्रमेह की संप्राप्ति में बताया ही गया है कि बद्ध और अबद्ध मेद, इसमें मेद धातु ही रहता है और 10 दूष्य रहते हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, लसिका और ओज, शुक्र, ये जितने भी जलीय हैं, बहुत सारे 10 दूष्य रहते हैं प्रमेह रोग में। तो मेद धातु को अगर टारगेट करके हमने चिकित्सा दिया, तो प्रमेह के जितने भी डिश टाइप है, उन सब में फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मेदोपाचक को आप लोग जो भी मधुमेह या प्रमेह को नष्ट करने वाली दवाइयाँ हैं, उसके अनुपान के रूप में अगर देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मोटापा में अगर आप लोग देंगे, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मोटापा के वजह से अगर बीपी है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफ़ाइल बढ़ा हुआ है, फिर एलडीएल बढ़ा हुआ है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन है। उन सब में भी अगर आपने जो भी दवाइयाँ वहाँ पे देनी है, व्याधि प्रतिनिक देनी है या हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत या हेतु विपरीतार्थकारी जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके साथ में मेदोपाचक का कोर्स दे दी, उसका अनुपान के रूप में दे दिया, तो लिपिड प्रोफाइल जो है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। 3 महीना मतलब 90 डेज़ तक देना पड़ता है, तो जो भी आप लेखनीय द्रव्य दे रहे हैं, उसके साथ में अगर मेदोपाचक दे देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। विश्वास करिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से मेदो ग्रंथि अगर बढ़ी हुई है, मतलब कहीं-कहीं लाइपोमा जैसे कंडीशन है, जहाँ पर भी ग्रंथि बढ़ी हुई है, उसमें भी अगर मेदोपाचक दे दिया जाए, किरातिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, अगर ये 4 चीज़ दे दिया, किरातिक्त मतलब चिरायता, अमृता मतलब गुडुचि, चंदन मतलब चंदन और विश्व भेषज मतलब शुंठी। इसका क्वाथ दे दिया जाए तो लाइपोमा जैसी कंडीशन रहती है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। फिर उसके बाद में जहाँ पर भी स्नेहांश कम हो रहा है या स्नेहांश को मतलब अति वृद्धि हो रही है, मेद धातु की वजह से, उसको ठीक करना है, उसको बैलेंस करना है, तो मेदोपाचक देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से मेदोपाचक का प्रयोग और भी जैसे वेट लॉस करना है तो लेखनी गण के क्वाथ के साथ हम लोग देते हैं। अगर मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो पुष्पधन्वा रस के साथ मेंसेस इर्रेगुलर हो रहे हैं मोटापा की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें हम लोग अगर मेदोपाचक का अनुपान के रूप में पुष्पधन्वा रस, फिर कुमारी आसव, फिर उसके बाद में जो भी दवाइयाँ हम लोग सेलेक्ट करके मेदोपाचक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। श्वित्र में भी मैंने बता दिया कि उसमें श्वित्रारी रस, बाकुची रसायन, ये सब के साथ में अगर मेद धातु पे हमें काम करना है, उसमें अच्छा फ़ायदा होता है। पीसीओडी में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फाइब्रॉइड जैसी कंडीशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद में मोटापा की वजह से अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अभी मेरे पास एक कपल आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो वो लोग क्या थे कि इतने मोटे थे कि उनको कंसीव ही नहीं हो रहा था। हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा पेट निकला था, वाइफ का भी निकला था। तो उन दोनों को मैंने जो भी दवाइयाँ दी, मेदोहर गुकुल दिया, फिर उसके बाद में मैंने त्रोष्णादि लौ दिया, विडंगादि लौ दिया और ये मेदोपाचक दिया, उसके अनुपान के साथ दिया, आरोग्यवर्धिनी दिया। ये सब दवाइयों के साथ जब मेदोपाचक दिया ना, तो मेडिसिन का इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, वेट लॉस जल्दी-जल्दी होने लगा और वो लोग खुद बोलने लगे कि हमें त्वचा वैवाहिता जैसा सिम्पटम था, वो कम हो गया और हमको मतलब मैथुन करने में ईज़ी गया और बच्चे भी हो गए उनको, कंसीव होके बच्चे भी हो गए। तो यह मेदोपाचक का रोल बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, तो आजकल क्या डीओ लगाने को बोला जाता है। केमिकल का आप डीओ लगाइए और काम आगे बढ़िए। लेकिन अंदर से दुर्गंधी को दूर करना है। तो फिर उसके लिए अगर मेदोपाचक का काढ़ा या मेदोपाचक का जो उद्वर्तन अगर बॉडी में लगा दिया जाए, मतलब पाउडर को घस दिया जाए, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, दुर्गंधी को दूर करता है। क्यों? क्योंकि किरातिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। किरातिक्त है, गुडुचि है, चंदन है और शुंठी है। तो शुंठी और ये चंदन और किरातिक्त और गुडुचि, ये सबका जब हम उद्वर्तन करते हैं, तो मेद अगर विकृत हुआ है पूरा, मेदवस स्रोतस, स्वेदवस स्रोतस अगर विकृत हुआ है, तो पूरी तरह से उद्वर्तन करने से वेट लॉस होता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, जो बोलते हैं कि हमारा पेट में सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ा है, तो उसमें हम लोगों को कुछ दवाई दीजिए।
तो अगर आपने ये तिरातिक्कम अमृता चंदनम विश्व भेषजम मेदोपचक अगर दे दिया ना, तो पेट पे रोज रगड़ना है। तेल सिद्ध करिए या पाउडर को पानी में घोल के और पेट पे रगड़िए, तो अपने आप ना स्किन टाइट होती जाती है और वेट लॉस होता है और ना इंच लॉस भी हो जाता है। इसलिए ना इसका प्रयोग एक्सटर्नल उपयोग जो बहिपरिमार्जन चिकित्सा में बताया है, उत्तादन और उद्वर्तन, घर्षण, प्रदेह उस रूप में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से पीसीओडी की जो कंडीशन रहती है, उसमें भी अगर आपने मेदोपचक का लेप लगा दिया, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर मेद धातु की विकृति से स्तनों में ग्रंथि हो गई है, उसमें भी अगर मेदोपचक का लेप लगा दिया जाए ना, तो वो भी फाइब्रोएडिनोमा वगैरह जो कंडीशन होती है, उसमें भी फ़ायदा होता है। इसी तरह से फैटी लीवर जब रहता है, मेद धातु रक्तवात स्रोतस में बीमारगमन करने की वजह से, अगर वो फैटी लीवर का कंडीशन है, उसमें अगर मेदोपचक का काढ़ा दे दिया जाए ना, तो फैटी लीवर को भी ये ठीक कर देता है। उसी तरह से कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें भी फ़ायदा होता है। गंडमाला और ये अपची जैसे कंडीशन रहती है, जिसमें मेद धातु की दृष्टि होती है, मांस धातु की दृष्टि होती है। उसमें मांसपाचक, मेदोपाचक अगर दे दिया जाए, तो गोइटर जैसे कंडीशन रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी तरह से मेदोपाचक का प्रयोग जो है, वो प्रमेह रोग में बहुत अच्छा होता है। मैं बार-बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ना इसका प्रयोग अच्छा होता है। पुन्ना के वैद्य लोग मेदोपाचक का प्रयोग करते हैं। मेद धातु को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मेदोपाचक जो है, वो हम लोग चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं या फिर हम सिद्ध घृत के रूप में कर सकते हैं, सिद्ध तेल के रूप में कर सकते हैं। युक्तिपूर्वक अगर इसका प्रयोग किया जाए, जहाँ पर भी हमें तेल सिद्ध तेल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मेदोपाचक का आप सिद्ध तेल करके बस्ती दे दीजिए अनुवासन बस्ती, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। या फिर निरूह बस्ती के रूप में भी देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और दूसरा बात ये है कि ये सभी जो है एक-एक धातुओं पे काम करता है। जैसे रसपाचक है, रसपाचक है वो रस धातु पे काम करता है। रक्तपाचक है वह रक्त धातु पे काम करता है। या मांसपाचक है वो मांस धातु पे काम करता है। मेदोपाचक है वो मेद धातु पे करता है। अस्थिमज्जापाचक जो है वो अस्थिमज्जा धातु पे काम करता है। तो प्रत्येक धातु का जो-जो व्याध्या हो रहा है, जैसे रस प्रदोषज विकार है, रक्त प्रदोषज विकार है, मांस प्रदोषज विकार है, मेद धातु का प्रदोषज विकार है, अस्थि मज्जा प्रदोषज विकार है। वो धातु के जो-जो भी विकृतियाँ हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए ये पाचकों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उस दूसरी तरह से औषधियों का गामित्व बढ़ाना है। अगर हमें कोई भी जैसे चंद्रप्रभा वटी देना है, हमें सुचेकर रस देना है, आरोग्यवर्धिनी वटी देना है या फिर एकांग रस देना है, जहाँ हमें वह मेडिसिन को युक्तिपूर्वक उस धातु पे काम कराना है। आरोग्यवर्धिनी वटी है तो वो मल्टीपर्पज़ यूज़ है उसका। आरोग्यवर्धिनी को हमें मेद धातु पे काम अगर कराना है, तो मेदोपाचक का हमने रॉकेट लगा दिया, तो तुरंत ही उतर जाएगा और फिर मेद धातु पे वो काम करने लगेगा। अगर हमने रसपाचक दे दिया, तो रस धातु पे आरोग्यवर्धिनी जाएगा और वहाँ पे काम करेगा। अस्थि मज्जा पाचक को दे दिया, तो अस्थि मज्जा पे आरोग्यवर्धिनी काम करने लगेगा और ये आरोग्यवर्धिनी का काम ही है कि सार, पित्त विभजन अच्छा करता है, उत्कृष्ट धातुओं को बनाने लगता है। सार भाग अच्छा करने लगता है, पित्त भाग को वेस्ट के रूप में निकालने लगता है। तो भी स्रोतोरोधन्य और धातुगत जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो यह पाचक जो द्रव्य है, उसको अगर मेडिसिन का गांभीर्य बढ़ाना है और उसका क्षेत्र बहुत अच्छा करना है, वो धातुओं में, तो इसलिए वह मेडिसिन देने से फ़ायदा होता है। या फिर हमारे सर ऐसा बताते हैं, कि सारे पाचक होते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, यह सबको एकत्र करके भी अगर दे दिया जाए, तो उत्कृष्ट रस धातु बनेगा, उत्कृष्ट रक्त धातु बनेगा, उत्कृष्ट मांस धातु बनेगा, उत्कृष्ट मेद धातु बनेगा, उत्कृष्ट अस्थि मज्जा धातु बनेगा। तो सब एकत्र करके भी दे दिया जाए। उसी तरह से तंत्र युक्ति का भी प्रयोग करके जैसे विषम रोगाधिकार में ये बताया है, विषम ज्वर के रोगाधिकार में बताया है, तो अगर तृतीयक ज्वर का काढ़ा पूछेंगे, तो कौन-सा है? तो मेदोपाचक है। किरातिकम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। ये तंत्र युक्ति से जो-जो अधिकार में बताया है, विषम ज्वर के अधिकार में तृतीयक ज्वर बताया है, उसको समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा बात ये क्या क्या करता है कि मेदो धातुगत अगर रुक्ष तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको बैलेंस करना है, मेद धातु को अच्छा बनाना है, मेद की अग्नि को प्राकृत करना है, विकृत मेद का पाचन करना है। ये सब कार्य जो रहता है या मेद धातु का जो आम है, उसको ठीक करना है। वहाँ पे मेद की अग्नि अच्छी रहेगी, तो मेद धातुगत जो मतलब सूक्ष्म लेवल से देखेंगे तो मेद धातु में जो आम है, उसको बैलेंस करना है तो मेदोपाचक देने से बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। उसी तरह से
अगर हम मेदोपाचक का काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छे तरह से व्याप्त होके बहुत अच्छा फायदा होता है। चूर्ण जो रहता है वो पचने में टाइम लगता है, लेकिन क्वाथ जो है वो जल्दी काम करता है। अगर हमें घृत कल्पना से देने को जहाँ जरूरी है, जहाँ स्नेहन भी करना है और मेद धातु को भी बैलेंस करना है, वहां पे घृत और या तेल कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से रस विकल्पना के अनुसार में भी हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि गुडुचि है, गुडुचि जो है वो मध्य बल एक रसात्मक रहती है। इतना डीप में मैं नहीं बताता हूँ, मैं सिंपल सिंपल बताता हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूर्ण अगर देना है मेदोपाचक का, तो हम 1 से 7 भावना दे सकते हैं। इसी मेदोपाचक का क्वाथ बना के और इसका 1 भावना, दूसरा भावना, तीसरा भावना, चौथा भावना, 5वां भावना, ऐसे 7 भावना दे के और थोड़ा-सा कजली मिला के, कजली से क्या है योगवाही और गुण की वृद्धि होती है। इसलिए इसका अगर प्रयोग किया जाए ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। मेदोपाचक का गूगल में भी मिलाकर मेदोपाचक गूगल इस तरह से मिलता है, किरातिकारी गूगल इस तरह से भी मिलता है। वहाँ पर लेखन कार्य की ज़्यादा अपेक्षा होती है। गूगल के एंटी इन्फ्लेमेटरी और लेखन कार्य की जहाँ अपेक्षा होती है, वहाँ पे गूगल को साथ में मिलाकर भी बनाया जाता है। या फिर सादा बनाया जाता है, जो 3 भावना या 7 भावना और कजली डाल के बनाया जाता है। तो मेदोपाचक भी बहुत धातु को अच्छा करता है, मेद धातु को अच्छा करता है। इसलिए आप लोग इसका प्रयोग करिए। दूसरा बात है कि वृद्ध दोष जो रहते हैं वह अपना जब आश्रय आश्रय संबंध रहता है, जैसे मेद धातु का आश्रय आश्रय संबंध होके प्रमेह रोग हो रहा है, वहां पर कफ और मेद इसका आश्रय आश्रय संबंध है, इसीलिए वहां पे ये दृष्टि हो रही है और सिमिलर सिमिलर चीज मिल रहे हैं। तो वहां पर हमें क्लेद को भी अच्छा करना है, बद्ध मेद को भी करना है। अब मेद जो है ना वह ऐसा नहीं है कि वो निकृष्ट धातु है, बहुत अच्छा धातु है। वो जितना अगर बैलेंस रहता है उतना शरीर में स्निग्धता लाता है, दृढ़ता लाता है, नेत्र में गात्र में स्निग्धता लेके आता है, अस्थि को अच्छा बनाता है। अस्थि को अच्छा बनाने के लिए मेद धातु तो चाहिए ही चाहिए, विकृत मेद नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए मेद धातु को बैलेंस कर दिया, सारे धातु अच्छे हो जाते हैं। मेटाबॉलिक जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट रहता है बीएमआर, वो अच्छा हो जाता है, या फिर बीएमआई जो रहता है वो बैलेंस हो जाता है। तो बहुत सारे ना व्याधियां ठीक हो जाती हैं और पेशेंट का आयुष्य बढ़ जाता है। मेद धातु अगर कम रह जाता है तो जैसे बूढ़े लोग रहते हैं, उनका पूरा केवल हड्डियों को ढांचा दिखने लगता है, स्केलेटल जैसे दिखने लगते हैं। तो मेद धातु तो शरीर में चाहिए ही, तो वो विकृत रूप से न रहे, प्राकृत रूप से रहे, इसलिए मेदोपाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग मेदोपाचक का प्रयोग करेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। और आप लोग मुझे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेदोपाचक का प्रयोग करने से आप लोगों के पेशेंट में तृतीयक ज्वर तो ठीक होगा ही होगा, जो ज्यादा फैट्स मतलब मेद धातु की विकृति से प्रमेह व्याधि हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पीसीओडी हो रहा है, फिर लाइपोमा जैसी कंडीशन है, या फिर जो भी मेद धातु की वजह से जो भी विकृति, जो भी व्याधियां हो रही है, उसमें आप लोगों ने मेदोपाचक का प्रयोग किया तो क्या क्या फायदा हुआ, वो आप लोग डिस्कस जरूर करिएगा। और अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आप लोग मुझसे मिलिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, सारा मेडिसिन सस्ते रेट पे दे दूंगा। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आप लोगों को, अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ और आप लोगों को नमस्ते और प्रणाम कर देता हूँ। 40 मिनट तक लेक्चर हो गया मेरा। अब मैं सभी लोगों को नमस्ते और प्रणाम करता हूँ, और जो भी डाउट्स है वो आप लोग पूछिए, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि मेदवर्धक औषध और आहार क्या रहते हैं। मेदवर्धक औषधि हम आहार पे अगर देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य सामान्य से वृद्धि होती। अगर चर्बी वाला चीज बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा फैट्स है, वो अगर खाएंगे, तेल वाला चीज बहुत ज्यादा खाएंगे, पकोड़े खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, फिर जो चीज से बनाया हुआ चीज है, बटर वाला चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उससे ना बहुत ज्यादा मेद बढ़ाता है। दूसरा, फिश बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उतना व्यायाम नहीं कर रहे हैं। भैंस का दूध बहुत ज्यादा मात्रा में, भैंस का मलाई बहुत ज्यादा ले रहे हैं, दूध दही वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो उससे क्या मेदवर्धन हो जाता है, चर्बी ज्यादा बनने लगती है। दूसरा, दिन में खा के सो जाना, ये विहारात्मक रहती है, मेद बढ़ाता है। औषधि अगर देखेंगे तो मेद को बढ़ाने वाला औषधि जो रहता है, उसमें
यही सब रहता है। अगर औषधि के रूप में हम लोग वसा देखेंगे, वसा और मज्जा दो प्राणियों से मिलता है, वो औषधि के रूप में वहां पे यूज कर रहे हैं, आहार के रूप में या औषधि के रूप में करेंगे तो वो मेद को बढ़ा देता है। यह चीज हो गया। उसके बाद में प्रतीक रॉय जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां हम मृदुपाचक का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कोई कंडीशन होता नहीं है जहां पर अगर पेशेंट पतला हो रहा है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब उसका ना ऐसा हो रहा है कि मेद बहुत कम हो रहा है शरीर में, जैसे राज्यक्षमा जैसी कंडीशन है, या फिर ये कंडीशन है, राज्यक्षमा है, या फिर टीबी है, मतलब टीबी या एड्स है जिसमें वेट बहुत कम हो रहा है, तो उसमें अगर हमने मेदपाचक दे दिया तो वो अग्नि को मतलब उतना वेट को और चर्बी को और कम करेगा, इसलिए मेदपाचक वहां नहीं देना है, मांसपाचक देना है। वो तो योजना युक्ति पूर्वक करना पड़ता है हमें। डॉक्टर योग्या जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। लेकिन कभी भी मेदोपाचक का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये प्राकृत मेद बनाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर हम लोगों ने पाचक दिया, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद, अगर मेद कम है या ज्यादा है उसको बैलेंस कर देगा, और मेद धातु का जितना भी आम है उसका पतन कर देगा। तो ये अब किरात का साइड इफेक्ट होता है क्या? गुडुचि का साइड इफेक्ट होता है, चंदन का साइड इफेक्ट होता है, शुंठी का साइड इफेक्ट होता है क्या? हाँ, ये बात है कि अगर शुंठी बहुत ज्यादा मात्रा में आपने खाया तो गुदपाक होने लगेगा, जलन बहुत ज्यादा होने लगेगा। और उसी तरह से अगर गुडुचि बहुत ज्यादा तीव्र रसात्मक है तो वायु का प्रकोप क्योंकि अति मात्रा अति सर्वत्र वर्जित है, ऐसा बताया। चंदन बहुत ज्यादा खाए तो शरीर में बहुत ज्यादा ना ये हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जैसा होने लगेगा क्योंकि कषाय रसात्मक है। फिर आप पित्त बहुत ज्यादा खाए तो पित्त रस का अति सेवन करने से जो साइड इफेक्ट होता है जो बताया है वह सब हो जाएगा। तो इसीलिए ना अति सर्वत्र वर्जित, अगर हम समान मात्रा में करें तो मेदोपाचक का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर जॉली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, आपको मैं भी प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। सोनम जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मेदपाचक कौन से काल में दे सकते हैं। तो मेद धातु जो रहता है वह आपको मतलब अगर आपको ऐसा काम करना है, अपान वायु पे काम करना है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करना है तो खाने के पहले दे दीजिए। अगर आपको वेट लॉस कराना है तो व्यानोदान काल में दे दीजिए, या फिर अग्नि को कम करना है, जो मेद मेद धातु अग्नि बढ़ी है उसकी वजह से वेट लॉस करना है तो समान काल में दे दीजिए। आपको कैसे काम करना है, कौन से वायु पे काम करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या रसायन काल में अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दे देंगे मृदुपाचक तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उस तरह से आप योजना करके दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर भावना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी कंडीशन के हिसाब से काल में अमृता, चंदन और शुंठी का स्वरस की भावना देने से क्या अलग अलग कंडीशन में अच्छा काम करेगा मृदुपाचक? 100% अच्छा काम करेगा। काल में अगर आपने उसकी भावना दिया तो यकृत का कार्य अच्छा करेगा। अगर अमृता का दिया दिया तो रसायन कार्य अच्छा करेगा। अगर चंदन की भावना दी तो दाह वगैरह जो है कंडीशन वह अच्छा करेगा, हाइपर एसिडिटी कम करेगा। शुंठी के स्वरस की भावना दे दिया कंडीशन के हिसाब से तो वह दीपन पाचन अच्छा काम करेगा, ग्राही कार्य करेगा। तो अलग इसको ना ऐसा वैद्य लोग खुद भी बनाते हैं ना, तो अलग अलग मेडिसिन की भावना देके उसको मॉडिफाई कर देते हैं तो वह काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रतीक जी। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या जी पूछ रहे हैं कि मीजल्स के व्रण के दाग मिटाने के लिए कौन सी औषधि प्रयोग करें। अब मीजल्स है ना तो उसमें आप देखेंगे तो पित्त ज्वर के सारे सिम्टम रहते हैं, तो परिपाठादि क्वाथ, परपटक क्वाथ, यह बहुत अच्छा काम करता है मीजल्स में। और दूसरा रोमांतिका की जो चिकित्सा बताइए वह चिकित्सा दे दीजिए। और दूसरा वर्णगन का काढ़ा अगर दे देंगे ना तो दाग मिटा देता है। आरोग्य वर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, फिर गंधक रसायन, पंचतिक्तकृत गुगुल, कैशोर गुगुल, इसमें से कोई भी दवाइयां सेलेक्ट करिए। और ये वर्णगन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, दाग पूरी तरह से निकल जाते हैं। डॉक्टर ऋषि जी पूछ रहे हैं कि मल्टीपल लाइपोमा के लिए तो उसमें मूषक दंश जन्य चूहा ने काटा रहता है या चुचुंदर ने काटा रहता है उसकी वजह से लाइपोमा होता है, या फिर लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाने के बाद जिम छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से लाइपोमा हो जाता है, तो उसमें मेदोपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर अमन सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी पूछ रहे हैं फैटी लिवर और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने पर क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो मैं
जो बता रहा हूँ मेदोपाचक, वो किस लिए बता रहा हूँ कि जब फैट्स जो भी है, विकृत अगर मेद की वृद्धि हो रही है लीवर के ऊपर, रक्तवत स्रोतस में मेद धातु विमार्गमन हो गया है, तो उसमें काम करता है। ट्राइग्लिसराइड में भी मेदोपाचक देने से फायदा होगा। और भी दवाइयाँ देनी पड़ेगी, लेखनीय गण की दवाइयाँ। आप ना रिपोर्ट्स भेजिए तो हम और अच्छे से स्पेसिफाई करके बता सकते हैं। डॉक्टर विजू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रमोद जी पूछ रहे हैं कि लाल चंदन या सफेद चंदन। तो चंदन की 3 टाइप का आता है, लाल भी आता है, सफेद भी आता है, पीला भी आता है। तो ऐसा ग्रंथों में बताया है कि जहाँ भी चंदन लेना है तो रक्त चंदन सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो नहीं मिला तो सफेद चंदन, वो नहीं मिला तो पीला चंदन। सबसे अच्छा तो रक्त चंदन होता है। डॉक्टर मीनाक्षी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप मेदोपाचक चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स इतना देर से बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। किरात तिक्त है, फिर गुडुचि है, शुंठी है और चंदन है। किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। विश्व भेषज मतलब शुंठी, किरात तिक्त मतलब चिरायता, गुडुचि मतलब गुरुच, जो गुडुचि रहता है, और उसके बाद में चंदन मतलब चंदन, और विश्व भेषज मतलब शुंठी। ये 4 है कॉम्बिनेशन। डॉक्टर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या जी का क्वेश्चन है कि त्वचा रोग में मेदोपाचक का प्रयोग कर सकते हैं। जब मेद धातुगत अगर कोई भी दृष्टि हो रही है, जैसे मैंने श्वित्र बताया, तो उसमें मेदोपाचक का उपयोग करते ही हैं हम लोग। डॉक्टर मनदीप जी का क्वेश्चन है कि मेदोपाचक सब सेरस यूट्राइन फाइब्रॉइड में साइज कम करेगा क्या? 100% करेगा। आप मांस पाचक मेद पाचक दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अब फाइब्रोइड जो है उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है वो देखना पड़ेगा कि मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट है क्या, उसमें रस दुष्टि भी है। सारे सिम्टम तो देखिए, रस दुष्टि है क्या, रक्त दुष्टि है क्या, मांस दुष्टि है क्या, उसका हेतु निकालेंगे तो पता चलेगा दिवा स्वाप हो रहा है क्या, अभिसंधि भोजन का सेवन हो रहा है क्या, अति शीतल भोजन का हो रहा है। हेतु के हिसाब से दुष्टि भी समझ आती है, और दुष्टि के हिसाब से फाइब्रोइड किस तरह का संगठन है आयुर्वेद के हिसाब से, वह देख के मांस पाचक, मेद पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब देंगे तो फायदा हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रही हैं कि हाउ लॉन्ग कैन वी यूज मेदोपाचक पेशेंट, हाउ कैन दैट इज टाइम टू स्टॉप मेदोपाचक, स्वेद प्रवृत्ति भी में भी मेदोपाचक वर्क करेगा। हाँ, अब कितना दिन तक ये देना है, वो आपका पेशेंट अगर ठीक हो गया तो आप क्यों देंगी। तो इसीलिए पेशेंट का कंडीशन, अगर उसका अति श्वेत प्रवृत्ति हो रहा है, उसका अगर श्वेत प्रवृत्ति ठीक हो गया, बैलेंस हो गया, तो मेदोपाचक बंद कर दीजिए। अगर उसका मोटापा कम हो गया, उसका पीसीओडी ठीक हो गया, उसका फाइब्रोइड ठीक हो गया, उसका श्वित्र ठीक हो गया, उसका मधुमेह कंट्रोल में हो गया, तो मेदोपाचक बंद कर सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी पूछ रहे हैं कि चंदन शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसका कोई प्रतिनिधि द्रव्य हो तो आप बताइए।